अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमरात। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के थंडर एयरक्राफ्ट जो कि दुबई एयर शो का हिस्सा है, और इंडिया की LCA तेजस एयरक्राफ्ट भी दुबई पहुंच चुके हैं। दुबई एयर शो 17 से 21 नवंबर तक जारी रहेगा, जिसमें तकरीबन 200 से ज़्यादा मुख्तलिफ एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स वगैरह हिस्सा ले रहे हैं। 58 कंपनीज की तरफ से यहाँ पार्टिसिपेट किया जा रहा है और 1500 से ज़्यादा कंपनीज यहाँ हिस्सा ले रही हैं। और ये एयर शो पाकिस्तान और चाइना के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही ज़्यादा अहम भी होने वाला है। दोस्तों, अगर सबसे पहले हम पाकिस्तान के ही पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लें तो पाकिस्तान यहाँ प्रेजेंट कर रहा है अपने सुपर मुशाक एयरक्राफ्ट को और GF-17 थंडर एयरक्राफ्ट को। देन PAC जो दूसरा इक्विपमेंट बनाती है, मतलब GF-17 के ही मुख्तलिफ सब सिस्टम्स, एज वेल एज जो पाकिस्तान के अपने एयर टू ग्राउंड वेपन सिस्टम्स है, जिनमें तकबीर बॉम्ब्स आते हैं, जिन्हें पाकिस्तान 2019 में यूज़ कर चुका है। अफगानिस्तान में मुख्तलिफ होने वाली एयर स्ट्राइक्स में से यूज़ किया गया, और इंडिया के साथ जो मार्का हक हुआ मई के महीने में, उसमें भी इसे श्रीनगर एयरबेस को बॉम्ब करने के लिए इस्तेमाल किया गया। और इस चीज़ को BBC ने रिपोर्ट किया हुआ है कि फाइटर जेट्स ने बॉम्बिंग की थी श्रीनगर एयरबेस पर। 5:45 a.m. local time, we heard two explosions and they were powerful enough to shake the building of our hotel. Just 30 minutes later, we also heard 3 more explosions. Two eyewitnesses have confirmed to the BBC who live near the city's airport that they heard the sound of what they described as a jet flying over, and then there was a loud explosion at that airport. देन यहाँ सबसे ज़्यादा जो तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है वो CM-400 AKG एंड GF-17 ब्लॉक 3, बिकॉज मल्टीपल गल्फ नेशंस इन दो सिस्टम्स में इंटरेस्टेड है। CM-400 AKG को अगर आप क्लोजअप शॉट इसका देखें तो यहाँ आपको AKG/X2 देखने को मिलेगा। ये बेसिकली सेपरेट गाइडेंस मॉड्यूल है CM-400 AKG का, जो कि पाकिस्तान की ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक इसमें मॉडिफाइड करके ऐड किया गया है। यानी कि ये CM-400 AKG एज अ एयर टू ग्राउंड हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ साथ एक हाइपरसोनिक एंटी रेडिएशन मिसाइल के तौर पर भी डिप्लॉय किया जा सकता है। और पाकिस्तान ने इसी वेपन सिस्टम को यूज करते हुए S-400 के चीज बोर्ड रेडार्स को डिस्ट्रॉय किया। अब नॉर्मल एंटी रेडिएशन मिसाइल्स में क्या होता है कि एंटी रेडिएशन मिसाइल रेडार से ही एक्सट्रैक्ट होने वाली रेस को या सिग्नल्स को फॉलो कर रहा होता है, पैसिव होमिंग जिसे कह दिया जाता है। अगर उसी दौरान रेडार ऑपरेटर रेडार को ऑफ कर दे और रेडार से आने वाले सिग्नल्स कट ऑफ हो जाएं तो एंटी रेडिएशन मिसाइल आपका जाया जाएगा। तो इस दौरान इसमें ड्यूल सीकर को यूज किया गया है या ड्यूल मोड सीकर को यूज किया गया है कि नॉर्मल अगर पैसिव होमिंग इसकी फेल हो जाए तो जो इसकी एक्टिव होमिंग है, यानी कि खुद से इसका रेडार ऑन होगा इस CM-400 AKG का और ये अपने टारगेट को खुद से लोकेट करेगा, तो इसलिए इसका ड्यूल मोड सीकर इसे और भी ज्यादा खतरनाक बना देता है। देन अगर से 25 से 30 हज़ार फीट से ज्यादा बुलंदी पर फायर किया जाए तो ये हाइपरसोनिक स्पीड अचीव कर लेता है और पाकिस्तान इस चीज को ऑफिशियली क्लेम करता है। करंटली मल्टीपल गल्फ नेशंस GF-17 थंडर ब्लॉक 3 और CM-400 AKG एंड देन जो पाकिस्तानी एयर टू ग्राउंड म्यूनिशन है उसमें इंटरेस्टेड है। उसकी सबसे बड़ी रीजन तो पाकिस्तान और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट है। इसे रॉयल एरोनॉटिकल सोसाइटी.com ने अपनी वेबसाइट पर भी कवर किया हुआ है कि पाकिस्तान और इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट के बाद बहुत सी अरब कंट्रीज और दुनिया की दूसरी जो अफ्रीकन कंट्रीज के डेलीगेशन भी जो कि यहाँ आएंगे, तो वो पाकिस्तानी और चाइनीज मिलिट्री इक्विपमेंट को पहले से ज्यादा दिलचस्पी के साथ देखते हैं, क्योंकि रशियन मिलिट्री इक्विपमेंट ना 2019 में पाकिस्तान के खिलाफ कोई कामयाब परफॉर्म कर पाया था जो इंडिया यूज कर रहा था, और ना ही 2025 में। तो इसके साथ साथ दूसरी बड़ी वजह यह भी है कि जब से कतर पर अटैक हुआ है इसराइल का, तो अरब नेशंस, चाहे वो जॉर्डन हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो कुवैत हो, उन्हें ये चीज पता लग चुकी है कि सिर्फ US के सहारे नहीं बैठा जा सकता। बेशक आप इसराइल के साथ नॉर्मलसी भी कर लें, अच्छे ताल्लुकात भी कर लें, फिर भी इसराइल का खतरा कभी नहीं टलेगा। इसीलिए अभी ये कंट्रीज एक्टिवली दूसरे पार्टनर्स को भी एक्सप्लोर कर रही हैं, दूसरे कंट्रीज के साथ भी डिफेंस कोऑपरेशन चाहते हैं, जिनके साथ मिलकर ये खुद से रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें और तमाम मिलिट्री इक्विपमेंट नहीं, लेकिन कुछ वो गैप्स जो अभी इन्हें नजर आ रहे हैं कि वहां US इन्हें मिलिट्री इक्विपमेंट नहीं देगा, लेकिन इन कंट्रीज जैसे कि पाकिस्तान, चाइना या रशिया है, इनसे वो चीजें खरीद सकते हैं। तो यही वजह है कि गल्फ नेशंस में बहुत सी कंट्रीज इस वक्त इंटरेस्टेड हैं पाकिस्तानी मेड और चाइनीज मेड सिस्टम्स में, क्योंकि पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स ना सिर्फ पाकिस्तानी मेड वेपन्स को यहाँ प्रेजेंट कर रही हैं, बल्कि चाइनीज PL-10, PL-15, ST-10 जैसे एयर टू एयर वेपन्स को भी यहाँ प्रेजेंट कर रही है। और CM-400 AKG भी चाइनीज मेड एयर टू ग्राउंड हाइपरसोनिक वेपन है। इराक के साथ निगोशिएशंस यहाँ री इनिशिएट हुई हैं। इससे पहले इराक के साथ जो GF-17 थंडर की निगोशिएशंस थी वो काफ़ी
काफी ज्यादा कोल्ड मोड में चली गई थी। बट अब इराक की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सोर्सेज के मुताबिक इराक दोबारा से GF-17 को लेकर टॉक्स शुरू कर रहा है एंड वी होप कि इसमें हमें कोई मजीद बेहतर चीज देखने को मिले। दूसरा यहाँ आम चीज ये है कि जेटलाइन मार्वल की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने मल्टीपल कंट्रीज के उन इक्विपमेंट का नाम लिया जो कि दुबई एयर शो में हिस्सा ले रहे थे, जैसा कि चाइनीज GL-10, देन रशियन Su-57 के A-52 अटैक हेलीकॉप्टर्स, फिर चाइना के C-909 पैसेंजर एयरक्राफ्ट और दूसरा बहुत सा मिलिट्री इक्विपमेंट, यहाँ तक कि पाकिस्तान के GF-17 थंडर्स को। लेकिन उन्होंने अपनी इस रिपोर्ट में इंडियन एयरफोर्स के LCA तेजस को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया, जिसकी वजह से इंडियन साइड पर क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है और इस पर तनकीद तो ऑब्वियसली हो रही है। उनमें गुस्सा भी है कि इंडिया के इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट को क्यों नहीं मेंशन किया गया। दोस्तों, एज बीइंग एविएशन एंथुसियस्ट मुझे भी इस चीज़ का दुख है कि LCA तेजस को मेंशन किया जाना चाहिए था। वो भी एक एयरक्राफ्ट है जैसे बाकी कंट्रीज के सिस्टम्स हैं, लेकिन यहाँ जेटलाइन मार्वल पर तमाम मलबा डालने की बजाय इंडियन लोगों को सबसे पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और इंडियन एयरफोर्स से ये पूछना चाहिए कि अगर उन्होंने LCA तेजस को अपने सिस्टम की तरह नरिश किया होता, उस पर काम किया होता और टाइमली इंडक्ट कर दिया होता, तो आज दुनिया में से एक एयरक्राफ्ट की तरह ही ट्रीट किया जाता। यानी कि आप अंदाजा लगाएं कि इंटरनेशनल मीडिया एजेंसीज तेजस को एक ऑपरेशनल चीज मानने से भी कासर है, क्योंकि उन्हें पता है कि ना ये माजी में किसी ऑपरेशन का हिस्सा रहा है, ना इंडियन एयरफोर्स इसको लेकर सीरियस है और ना ही हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड इसको एक कैपेबिलिटी वाइज डेवलप कर सका है। और यही वजह है कि इस एयरक्राफ्ट के दुबई एयर शो में जाने के बावजूद भी जो सारा दुनिया का ध्यान है वो GF-17, F-15, Su-57 जो दूसरे इस तरह के एयरक्राफ्ट है उन पर है, क्योंकि वो कैपेबिलिटी वाइज दुनिया में एक्सेप्ट किए जाते हैं। उन्होंने लिमिटेड हद तक या पार्शली या किसी भी लिहाज से ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया है अपनी पर्टिकुलर एयर फोर्सेस के लिए। उसके मुकाबले में तेजस है जिसे इतने बड़े इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट हुए 2019 में हुआ, फिर 2025 में पाकिस्तान के साथ हुआ, कभी भी LCA तेजस को फ्रंट लाइन पर यूज ही नहीं किया गया। और यहाँ तक कि इंडियन एयरफोर्स ऑफिशियली इस चीज को एक्नॉलेज करते हैं कि LCA तेजस इंडिया की करंट ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है ही नहीं। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।